हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं। क्लास लाइव इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी भी मौसम यहाँ सही नहीं है और बारिश हो रही है, फिर नहीं हो रही है, फिर लाइट कट रही है, आ रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बार लाइव स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम आए, इंटरनेट की दिक्कत आए। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और ये 4 बजे तक आपको अपलोड हो जानी चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो लाइट रहेगी, आएगी और मैं आपको वीडियो तो कम से कम अपलोड कर दूंगा, जो कि कल क्लास नहीं हो पाई थी इसी कारण से। बट टुडे आई एम ट्राइंग कि आपको क्लास मिल जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डे 20 में मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और घर पर रहकर एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा मेहनत कर रहा है घर पर। कर रहे हो ना सभी लोग? चलो फटाफट सभी बच्चे आ जाए। तो लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। दरअसल देखिए, वर्ड प्रॉब्लम के ही कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आप इस चीज को समझिए कि टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं मैथमेटिक्स में। तो इसमें इतने ज्यादा चैप्टर हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रेटजी के साथ आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। मैथमेटिक्स अगर आप हर चैप्टर को एक बार टच किए हो ना, तो वहां पे अटेम्प्ट करोगे तो आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे। ये तरीका होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको लीनियर इक्वेशन के तरीके से तो समझा दूंगा। साथ ही साथ जब आपकी अर्थमेटिक बेसिक मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी ना, आफ्टर कंप्लीटिंग 9th एंड 10th आई विल टेक द क्लास ऑफ बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ में मैं क्या पढ़ाऊंगा? CISI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स जो अभी भी आप, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये ऐसे टॉपिक, जैसा कि पिछले साल दिल्ली वाले पेपर में क्या देखा गया था कि 50 नंबर के बेसिक मैथ के प्रॉब्लम आ गए थे। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो मे बी आपके साथ भी हो जाए ऐसा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बेसिक मैथ में आपको जितने भी ट्रिक्स होते हैं, जितने भी इन सब टॉपिक से रिलेटेड चीज होती है ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? वर्ड प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो एनटीएससी की क्लासेस के बारे में बता दूं आप सभी लोगों को, तो रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है? रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा एनटीएससी क्लासेस बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की चलती है, जो कि चल रही है। ठीक है, 6:30 बजे साइंस की चलती है, कुणाल सर की चलती है। आई होप 2-3 दिनों में कुणाल सर खाली हो जाएंगे, तो ही विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे, आई होप। ठीक है, मंडे से सर कंटिन्यू करेंगे। ये जो डिस्टरबेंस हुई है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं आप सभी लोगों से। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। सर आपके लिए बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर आपको बोर्ड्स की भी क्लासेस देंगे, 9th एंड 10th दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, वी हैव प्री प्लान्ड फॉर दिस बैच। ठीक है, कि 9th और 10th के बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, जो कि आज लाइव ही होगी। ठीक है, उसकी कोशिश करेंगे कि उस समय लाइट रहे और आपको लाइव पढ़ाया जाए। ठीक, थोड़ा मौसम चेंज होने के कारण देखो सर्दी वगैरह अब होएगी। तो डेली लाइव होता है आपका, मंडे टू फ्राइडे होता है। और इसके बाद सैटरडे और संडे आपका ऑफ रखा जाता है, ताकि आप अपने रिवीजन और अपने बैकलॉग को भी प्रॉपर टाइम दे पाएं और अपने बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन को टाइम दे पाएं। मैंने कहा था ना, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं सब कुछ मैनेज कराऊंगा तुमसे। ठीक है, बस मेहनत करो। उसके अलावा जो बच्चे नए हैं वो एनटीएससी के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां से एनटीएससी से रिलेटेड जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपका बैकलॉग है, अगर आप आज नया शुरुआत कर रहे हैं मेरे साथ, तो चिंता बिल्कुल नहीं करती है। सारी वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जब भी आपको टाइम मिले, स्पीड बढ़ाकर चीजों को कवर करना शुरू करिए। और डीपीपी कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। ठीक, और जो भी बुक है वहां से प्रैक्टिस करिए। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कमिट किए हैं तो मेहनत करिए, स्टार्ट करिए, आपसे चीजें होने लगेंगी। कंसिस्टेंटली वर्क करिए अपने ऊपर। जैसे मैं कंसिस्टेंटली 1.5 महीने से पढ़ा रहा हूँ लगातार। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों की 4 बजे की क्लास और 7:30 बजे की क्लास उनको दूं, ताकि उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। इसी तरह आपको भी ब्रेक नहीं करनी है। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करना है। ठीक है,
इसको करते रहिए विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में जो आपके नियम हैं उसको पालन करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन क्या बेसिक चीजें पढ़ ली थी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये पढ़ लिया था। उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अलजेब्राइक के तीनों मेथड हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप एनटीएससी के पेपर में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तो ये नहीं कहा जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। तो जो भी मेथड आपको सबसे अच्छे से समझ में आया हो, जो भी सबसे मेथड आपको आसान लगता हो, उस मेथड का यूज करेंगे। अब मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार और रिवाइज कर देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाया है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए। ठीक, जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे a1x, अब सबका ध्यान स्क्रीन पर होगा, कोई भी बच्चा इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब सब लोग पढ़ाई करिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आप एक ही फॉर्मूला याद करिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, ये सबको क्लियर है? मैं एक बार और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया हूँ। मैंने 2 मेथड वहां पे बता दिए, 2 क्या 4 मेथड बता दिए, तो जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो इसलिए मैं अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, इसको याद रखना। सारे तरीके सेम है, आप चाहे जो याद कर लो, सबसे लगेगा। ठीक है, कोई गलत नहीं पढ़ाया है, बट आपको एक तरीका याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे लिखना है xy1। xy1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब xy यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख लेना ना, 2 3 1 2। ठीक है, 2 3 1 2, इसको और बीच में लिखते हैं। वेट, 2 3 1 2 का मतलब है, आप समझ सकते हैं अभी थोड़ी देर में, 2 3 1 2। ठीक है, मतलब आपको सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। तो 2 में सबसे पहले कोफिशिएंट आप किसका लिखेंगे, b1, फिर यहाँ पे 3 पे क्या लिखेंगे, c1, फिर उसके बाद a1, फिर उसके बाद b1। अब 2 3 1 2 नहीं याद करना चाहते तो आप याद रखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, b1, फिर c1, फिर a1, फिर b1। आगे बढ़ेंगे, फिर जब आगे खत्म हो जाएगा तो फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन। इसके बाद इस यही काम आप यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b2, c2, a2 और b2। ठीक है, इसके बाद इतना काम करने के बाद आपका काम है यहाँ लिखना x, फिर यहाँ लिखना y और यहाँ लिखना 1, और बीच में लगा देना इक्वल टू, और बीच में लगा देना इक्वल टू। इसके नीचे लगा देना ऐसे डैश और ये डैश। इसके बाद आपका काम क्या है, एकदम ये वाला तरीका एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसके बाद ये एरो लगाना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना और इसका इसके मल्टीप्लाई करना। सबसे पहला काम आपका यही है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ लिखना b1 c2, यहाँ क्या लिखना है c1 a2, और यहाँ क्या लिखना है a1 b2। ठीक, उसके बाद सब जगह माइनस लगाना। एक प्रोसेस, अब आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मुझे पता है कि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया लास्ट लेक्चर में, ये मैं अच्छा काम नहीं किया था। मैं चाहता हूं कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं ना, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। पहला काम आप सबको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सबको लिख देंगे। उसके बाद दूसरा काम अब सबको ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन सब जगह लगा दिया है। अब यहाँ लिखेंगे b2 c1 और यहाँ लिखेंगे c2 a1 और यहाँ लिखेंगे a2 b1। बस सिर्फ और सिर्फ एक तरीका फॉलो करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे माइनस कहीं पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक तरीका। कितने तरीके, सिर्फ एक तरीका। आपको जब भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन मिले, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद xy1 लिखना है, x के नीचे यहाँ पे शुरुआत b1 से करनी है, 4 लेटर आएंगे, ये ध्यान रखेंगे, b1 c1 a1 b1 फिर b2 c2 a2 b2। ठीक है, उसके बाद xy1 ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, नीचे बार लगाएंगे, डैश लगाएंगे। उसके बाद
B1 का C2 में, C1 का A2 में, A1 का B2 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद साइन लगाएंगे माइनस का, उसके बाद B2 C1, C2 A1, A2 B1, बस। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है। पिछली क्लास को भूल जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जहां बताया था, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि उसमें बताया था एक जगह माइनस लगाओ, फिर माइनस लगाओ, इसको पलट के लिखो। सो आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको जल्दी से कर लेते हैं, और उसके बाद अब क्या करेंगे, कुछ और नई चीजें पढ़ेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, और देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ओनली 30 सेकंड यू है। आप सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला लगाइए, और जल्दी से मुझे आंसर बताइए, बिल्कुल देरी किए, मतलब बिल्कुल भी देरी ना किए, जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है? और लाइव नहीं हो रही तो कोई भागेगा नहीं, ठीक है, सब लोग पढ़ाई करो। और लाइव ना होने का कारण आप समझ सकते हो, आपको क्लासेस प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, क्योंकि देखो चीज़ें अभी कोऑपरेट नहीं हो पा रही हैं, मतलब चीज़ें कोऑपरेट नहीं हो पा रही, चीज़ें सही से मैनेज नहीं हो पा रही हैं। लाइट नहीं है, कभी इंटरनेट नहीं सही है, कभी बारिश हो रही है, पेंडेमिक कंडीशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है लाइफ में, बट हमें लड़ना है और हमें जीतना है। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबको a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 को इधर लाएंगे तो इसको लिख देंगे ऐसे, और इसको क्या लिखेंगे, x/2 माइनस y/9 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे कौन सा कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, दैट इज 1/3। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, -5, यहाँ क्या लिखेंगे 1/7, यहाँ क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, 1/3 से स्टार्ट हुआ है तो 1/3 तक ही आएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 1/2, यहाँ क्या लिखेंगे -1/9। सॉरी, देखिए फिर गलती की ना, ये गलती आपको भी नहीं करनी है। यहाँ लिखना है पहले -1/9, फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखना है -6, यहाँ क्या लिखना है 1/2, और यहाँ क्या लिखना है -1/9। बस इतना लिखने के बाद आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसके बाद x लिखना है, इक्वल टू लगाना है, y लिखना है, इक्वल टू लगाना है, 1 लिखना है, इक्वल टू लगाना, मतलब लगाया है। फिर इसके बाद डैश लगाना है, डैश लगाना, सेम प्रोसेस सभी बच्चे फॉलो करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी कभी। उसके बाद एक एक एरो लगाना, बस एक एक एरो, सबसे पहला काम एक एक एरो लगाना। एक एरो लगाना मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1/3 इंटू 6। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में आ जाना -5 इंटू 1/2। फिर उसके बाद थर्ड वाले में आ जाना 1/7 इंटू -1/9। क्लियर, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, उसके बाद सब जगह माइनस का साइन लगा देना। ठीक, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना, अब क्रॉस में इस तरह जाना। ठीक है बेटा, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप। फिर उसके बाद क्या करना है -1/9 इंटू -5। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे -6 इंटू 1/7। फिर यहाँ क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू 1/3। बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना है, आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है बिना गलती किए। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x अपॉन क्या आएगा 2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9। क्लियर है, एकदम आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि गलती ना हो। -5/2, इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर माइनस, ये -6 है, ये इंटू 1/7 है, तो ये कितना हो जाएगा 6/7। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा 1/-1/7 9 जा 63, और ये क्या हो जाएगा माइनस 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 ही होगा 1/6। क्लियर है, देखते हैं अगर कोई गलती होगी तो अपना अपन चेक करेंगे इसको। फिर ये हो जाएगा 9 2 जा 18 -5/9, और इक्वल टू y अपॉन -35 प्लस 6 2 जा 12/14 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1, और यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको -6 -63/63 इंटू 6। इस तरह से एलसीएम लेने आता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो साइन के साथ। ठीक है, क्लियर है सबको। तो x अपॉन क्या आया 18 में से 5 गया 13/9। यहाँ पे क्या आया y अपॉन 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2 -23/14, और यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन 6 इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -69/63 इंटू 6। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हर प्रोसेस को स्टेप वाइज करना है। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है, डोंट वरी। ठीक है,
अब क्या करते हैं, आपको मैंने बताया है कि एक बार x को इससे कंपेयर करते हैं और एक बार y को इससे कंपेयर करते हैं। तो x अपॉन 13/9 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 69 अपॉन 63 इंटू 6। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया है ताकि मेरी जो भी चीज़ें कटने वाली हैं वो कट जाएं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13/9 अपॉन माइनस 69 अपॉन 63 इंटू 6। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप हमसे एक जगह गलती हुई है, लेट्स चेक। यहाँ पे छोटी सी गलतियाँ हुई हमसे। जब ये -6 का हमने 1/3 में मल्टीप्लाई किया तो ये -6 भी इसके साथ आएगा, तो ये माइनस आएगा। क्लियर है? हाँ, ये गलती हुई है हमसे। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये -13 की जगह अब क्या हो जाएगा बेटा, 18 5 23 23। ठीक है, ये छोटी सी गलती हुई माइनस प्लस के कारण, तो इसका आप भी ध्यान रखेंगे। ये छोटी मिस्टेक आपका पूरा सवाल गलत करा सकती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -23 और ये क्या हो जाएगा -23। तो माइनस से माइनस कट गया, 23 एक कम 23, 23 ते 69। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे 1/9 है, 9 नीचे वाले से काटता है 9 सौ 63, फिर 3 से ये 2 कट जाएगा तो बचा कितना, टोटल यहाँ पे बचा 14। अगर किसी को इस तरह के काटने पीटने में दिक्कत आती है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इसको आप इस तरह से काट सकते हो, जैसे इसको हम लोग लिख सकते थे 23 इंटू 63 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 69। अब काटिए, अब गलती नहीं होगी आपसे। 23 एक कम 23, 23 ते 69, 9 एक कम 9, 9 सत्ते 63, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट गया था, तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। इसी तरह हम वाई को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y अपॉन -23 बाई क्या था ये, y अपॉन -23/14 इक्वल टू 1 अपॉन -69 अपॉन 63 इंटू 6। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड माइनस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 14 ऊपर जाएगा और 14 ऊपर जाएगा, सॉरी वेट, ये हो जाएगा 23/14 और नीचे आ जाएगा 69 अपॉन 63 इंटू 6। अब आप इसको नॉर्मली भी करके सॉल्व कर सकते हैं, 23 इंटू 63 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 69। तो इसको हम लोग 23 एक कम 23, 23 ते 69 कर सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2, 2 सत्ते 4, 7 एक कम 7, 7 9 63। तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, y की वैल्यू 9 आ रही है। जब भी आपको इस तरह के फॉर्म में आ जाए, रेशियो के फॉर्म में नंबर आ जाए, तो इसको कोशिश करिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो आसान पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि इसका कोफिशिएंट सेम कराने में हमें दिक्कत होती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है क्या सभी बच्चों को? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दरअसल होता क्या है, कभी कभी हमें इस तरह की चीजें दिखाई देती है जिसको हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखना चाहूंगा, वेट पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं तब। जैसे क्वेश्चन है आपका 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के आपसे सारे सवाल लग जाएंगे। बस आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये सारी चीजें थोड़ी देर में सिखाऊंगा, तो अच्छे से सीख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना रहे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, बताइए? नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत डिफिकल्टी आती है। इट इज नॉट सॉल्व नॉर्मली जिस तरह से हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे कोएफिशिएंट आ गया तो पहले तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। एक्स के पावर -1 आ जाएगा, वाई के पावर -1 आ जाएगा, एक्स के पावर -1 आ जाएगा, वाई के पावर -1 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको चेंज करना होता है। ध्यान क्या रखेंगे, अगर इस चीज को लिख लीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ जाता है तो इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। मे बी ये सारी चीजें आपके लिए नई होंगी, बट सीखिए। ठीक है, अगर आप 9th में है तब भी सीखिए, 10th में है तब भी सीखिए। ठीक है, चलिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, जैसे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x इंटू 2 लिख सकते हैं,
प्लस 1/y इंटू 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए वक्त लग रहा है इसमें। 1/x इंटू 5 लिख सकते हैं माइनस 1/y इंटू 4 लिख सकते हैं इक्वल टू -2 हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, यहां पे आपको लिखना होता है जैसे 1/x को आप मान लेते हैं u, ठीक, कोई और वर्ड्स मान लेते हैं तो आप टोटली 1/x की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, लेट 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। पहला काम आपने क्या करना है, 1/x को u मानना है, 1/y को v मानना है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। क्लियर? इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। अब जैसे ही ये चीज आया आप इसको चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। और अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि v का कोफिशिएंट सेम करता हूँ। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा v का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 8u प्लस 12v इक्वल टू 13 चौका 52, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15u प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा बेटा, -12v इक्वल टू -6। तो जैसे ही हमें दिखा कि यहाँ पे अपोजिट साइन है तो हम एडिशन करेंगे, अगर सेम साइन होता तो सब्सट्रैक्शन करते। तो एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 23u इक्वल टू 52 में से 6 गया तो कितना बचेगा, कहोगे 46 46। तो u की वैल्यू क्या आई, 46/23 दैट इज 2। तो u की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही u की वैल्यू अगर आपकी 2 आई है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। सपोज मैं पहले इक्वेशन में पुट कर दूं तो 2 × 2 प्लस 3v इक्वल टू 13। तो 3v की वैल्यू क्या आई, 13 - 4। तो v की वैल्यू क्या आई, 9/3। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आई, 3। तो u और v की वैल्यू आ गई। अब ये जो u और v की वैल्यू क्या ये x और y के बराबर है, बिल्कुल नहीं। ये चीज ध्यान रखेंगे, u और v किसके किसके बराबर है, 1/x और 1/y के। तो जो u की वैल्यू आई है, क्या आई है, u की वैल्यू 2 आई है, ये बराबर होगा 1/x की। आपसे क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पूछी जाएगी, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। क्लियर? इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए v की वैल्यू को चेक करिए, 1/y से कंपेयर करिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ में आया? इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो एक और सवाल आप लोगों को देता हूं ताकि आप उसको अटेम्प्ट करें और जल्दी से मुझे आंसर बताएं। अगर आपको पिछला सवाल समझ में आया है, पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मुझे आंसर्स बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको देता हूं 60 सेकेंड। चलिए जल्दी फटाफट अटेम्प्ट करिए बच्चों। फिर जल्दी से ये क्वेश्चन फाइनल करिए, उसके बाद शुरू करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को लेकर आपके मन में जो भी फियर है, जो भी डर है, उसको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो हम लोग एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे। बेसिक मैथ पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, आपका मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत सारे चैप्टर होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। टाइम स्पीड एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आई एम हियर विथ यू ऑन चैट बॉक्स। चलो, तो सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा आई होप।
तो अब यहाँ पे नीचे में आपको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में x+1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में y-1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में x+1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में y-1 दिख रहा है। जिनसे अभी भी नहीं लगाया लगाते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आने लगे तो आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो क्या यहाँ पे हम अलग से सिर्फ 1/x को मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं भैया। नीचे हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये टोटल इसको 1/x+1 अब आपको मैं दिखा दूं, ये है 1/x+1 इंटू 5 माइनस 1/y-1 इंटू 2 इक्वल टू 1/2। तो हमारा काम क्या होगा, अब 1/x टोटल को मानना क्या, u। इस टोटल को मान लेंगे हम u और इस टोटल को हम मान लेंगे क्या, v। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? सेम काम यहां भी करेंगे। तो अब ये इक्वेशन किससे चेंज हो जाएगा, 5u माइनस 2v इक्वल टू 1/2। और ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, 10u प्लस 2v इक्वल टू 5/2। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें। क्या जोड़ दें, क्योंकि v का कोफिशिएंट तो एकदम सेम दिख रहा है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो जोड़ देते हैं भाई, हमें कोई चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। 10u प्लस 2v इक्वल टू 5/2। एलिमिनेशन सबसे आसान होता है और सबसे जल्दी होता है। साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम एडिशन करेंगे, बिकॉज वी हैव कोफिशिएंट विथ डिफरेंट साइन। तो यहां से 2b से 2b कट जाएगा, बचेगा क्या, 15u। आपका 15u इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 प्लस 5/2। तो ये आ जाएगा आपका 6/2 इक्वल टू 15u। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 इंटू 15। तो ये कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 एक कम 2, और ये तो u की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5। अगर u की वैल्यू 1/5 आ रही है तो किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। सपोज आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए 10u 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 2v की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 5/2 माइनस 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, 2 2 जा 4 और ये आ रहा है 1/2। तो 2v इक्वल टू 1/2, तो v इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास u और v की क्या वैल्यू आई है, u की वैल्यू आई है भैया 1/5 और v की वैल्यू आई है 1/4। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/x+1 के। और ये किसके बराबर है, 1/y-1 के। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये अब आपको फिर से सॉल्व करना होगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था ये। अब क्या देख पा रहे हैं, यहां से आप निकालेंगे कि x+1 इक्वल टू क्या आएगा, 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यहां से क्या आप देख पा रहे हैं कि y-1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4। वेट, देन y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y की वैल्यू कहोगे भैया 5 आ जाएगी। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आई, 4, और y की वैल्यू क्या, 5। और u और v की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/5 एंड 1/4। तो ये चीजें हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड आपकी इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले जितने भी सवाल हैं वो लग जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके लिए बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ एनटीएससी में। चलिए अब हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बेसिकली यार वर्ड प्रॉब्लम आपको लगभग इतने टाइप के दिखते हैं, इसके अलावा भी दिख सकते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो अब सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। आपको पहले टाइप का सवाल कौन सा दिखता है, ये दिखता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि अक्सर देखा जाता है। कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ये बहुत आसान होते हैं। नंबर डिजिट कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है 10x + y, ये समझा दूंगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रेसिप्रोकल, इंटरचेंज, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन आपको मान लेना होता है x/y, क्वेश्चन सॉल्व। स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम, सिर्फ आपको ये पता रहे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्वेश्चन सभी सॉल्व। टाइम एंड वर्क थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, अगर आपको सारे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल और मेंसुरेशन के प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। बोट एंड स्ट्रीम, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये बोर्ड्स में ना अक्सर पूछा जाता है, बोट एंड स्ट्रीम पर एनटीएससी में भी सवाल आ सकते हैं। तो देखिए भाई, हमें तो हर चीज पढ़ना है, ठीक है, तो सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग सीखेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो वर्ड्स प्रॉब्लम में आते हैं उसको कैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं।
तो मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये एनसीईआरटी का पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, एनसीईआरटी का है। तो इसको पढ़ते हैं और इसको कैसे लगाते हैं इसको सीखेंगे, ठीक है। वी विल टेक टाइम, हम सीखेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा बट सीख लेंगे, ठीक है। अपने पास और भी 2 क्लासेस हैं, अगर रिक्वायर्ड होगी तो हम ले लेंगे। डन? हु इज कॉलिंग? नो वन। तो अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। अफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले। आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू वर देन। मैं तुमसे 7 गुना था। 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 गुना। अगर आज मैं 2 साल का हूं तो वो कितना गुना होगा? 2 का 7 गुना, मतलब 2 सते 14, ठीक है। ओल्ड एज यू वर देन, आप उस समय जितने भी एज की थी तो आपका मैं 7 गुना था। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से अगर 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आज से 3 साल बाद। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं अब तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा जितनी भी तुम 3 साल बाद होगी। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल आए, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए कि जब भी आप प्रेजेंट एज मानेंगे, यहां से आपसे पूछा भी जा रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सवाल अलग भी बन सकते हैं, जैसे फाइंड देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर, फाइंड देयर एजेस बिफोर, ये भौरा कहां से आ रहा है, बिफोर 15 ईयर, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको सवाल इस तरह के एज रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एज को मानकर करना है। इस चीज को बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? देखो, ये जो मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, ये आपको लीनियर इक्वेशन में समझा रहा हूं। इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा जब बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। भाई काट मत लेना ना, तो फुल उल जाएगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे? जो उनकी प्रेजेंट एज पूछी जा रही है ना, उसी को मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी एक्स, किसी का भी आप मान सकते हैं। उसके डॉटर का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, आज की एज मान लेते हैं एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर मतलब जो आफ्ताब है उसका वाई मान ली। अब इसके बाद अब एक एक कंडीशन को उठानी है और लिखनी है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 साल पहले, तो अगर इनकी आज की प्रेजेंट एज एक्स है तो 7 साल पहले कितनी एज होगी? तो यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे 7 ईयर एगो। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए वक्त लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो आपसे वक्त नहीं लगेगा, हर बार कहता हूं। तो डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 7 ईयर। ये डॉटर की एज होगी आज के 7 साल पहले। अगर मैं आफ्ताब की एज पूछूं तो आप कहोगे भैया आफ्ताब की एज कितनी होगी? y माइनस 7। दोनों अपने अपने 7 साल पीछे जाएंगे। आज जितनी भी, सपोज मेरी आज एज 20 साल है, अगर मुझसे कोई पूछे तुम्हारी एज 7 साल पहले कितनी थी, तो क्या 7 का गुणा या 7 का डिवाइड करोगे? नहीं, मैं क्या करूंगा 20 में से 7 घटाऊंगा। तो इसी तरह अगर आज इन लोगों की एज x है, इन लोगों की एज y है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 7 और y माइनस 7। अब इसके बाद ये कहता है कि जब हम लोग 7 साल पहले थे ना, तो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू आर। मेरी एज जो थी, ये जो मेरी एज y माइनस 7 है ना बेटा, तुम्हारे एज की 7 गुना थी। तुम जितनी भी थी, तुम अपने एज में 7 से मल्टीप्लाई करती तब जाके मेरे बराबर आती। तो पहली कंडीशन कहां से निकल के आएगी? यहां से। ये पहली कंडीशन है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? चलिए अब दूसरी बात करेंगे। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अब देखो फिर से प्रेजेंट एज पे जाएंगे। आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जाएंगे। तो भाई आज x है तो 3 साल बाद इसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की एज x प्लस 3 ईयर हो जाएगी। जितनी भी एज होगी 3 साल जुड़ जाएगी। और फादर जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 ईयर। क्लियर है? यही चीज लिखा हो ना, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल बाद अब क्या हो जाऊंगा ना, अब मैं 7 गुना नहीं, अब तुम्हारा 3 गुना होगा। मतलब ये जो आफ्ताब भाई हैं, y प्लस 3 ईयर में इनका एज है 3 साल बाद, तो ये अपनी बेटी के 3 गुना होंगे। मतलब बेटी की एज में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पिताजी की एज के बराबर हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन आपको कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। तो जैसे ही आप यहां पे पहुंचते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बचपन में भी सिखाई जाती हैं कि वर्ड प्रॉब्लम से आपको घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे y-7, इसको लिखेंगे 7x, इसको लिखेंगे -49 और इसको कर देंगे हम 7x - y, 49 को उधर बेचेंगे तो ये हो जाएगा 49 - 7 दैट इज 42। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आएगी 7x - 42 और 7x - y = 42। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये y + 3 = 3x + 9। तो यहाँ से आ जाएगा 3x - y = -6। क्लियर है। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी ये। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिएगा। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में लगाता हूँ 3x - y = -6। तो ये माइनस, ये प्लस, ये आपका प्लस, ये कैंसिल। तो यहाँ पे 7x में से 3x गया तो कितना बचा 4x और 42 में 6 जोड़ेंगे। अब देखो साइन सेम था तो मैं सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाली सभी साइनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 42 से कितना आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू जैसे ही पता चली आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। 3 × 12 - y = -6। तो y = क्या आ जाएगा 12 × 36, 36 + 6, 36 6 42। तो भैया हमें ये चीज़ पता चल गया कि आज के समय की बात करूं तो इसकी बेटी की एज कितनी है 12 साल है। अगर इसके बाप की एज पूछूं, पिताजी की एज पूछूं, फादर की एज पूछूं, डैड की एज पूछूं तो ये है 42 ईयर। ये है प्रेजेंट एज। अगर आप अपने क्वेश्चन को मिलाना चाहते हैं कि आपने गलत किया या सही तो आप दोनों एज में -7 करिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 5 और ये कितना हो जाएगा 35। आप देख सकते हैं कि 7 साल पहले ये अपनी बेटी इसके पिता आफ्ताब जो है अपनी बेटी की एज के 7 गुना है। 5 7 35। अगर आप और क्रॉस चेक करना चाहते हैं दोनों में +3 कर दीजिए। जैसे ही आप +3 करेंगे तो ये 15 पे पहुंच जाएगा और ये 45 पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके पिताजी जो आफ्ताब है वो अपने बेटी की एज के 3 गुना है और यहाँ पे 7 गुना है। तो इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो हमने चीजें मानी है वो बिल्कुल सही है। डन यहाँ तक क्लियर। एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इसी तरह से करने हैं प्रेजेंट एज मानकर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को सिखाना है बच्चों को कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे करते हैं। तो डन है यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सबसे आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। तो इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से सीखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन क्या हुआ, पता चला कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का दाम मिलाकर कितना होता है 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल एंड 5 kg ग्रेप्स। अब आपसे क्या है कि दो अलग अलग कंडीशन दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सिंपली क्या मानेंगे आप, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप। जैसे ही आपको दो चीजों के दाम के बारे में पूछा जाएगा तो आप उसके एक एक मतलब यूनिटरी मेथड लगाएंगे और उसके एक एक यूनिट का दाम अपने से x और y मान लेंगे। तो यहां क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x एंड 1 kg ग्रेप्स बी y। तो आप कंडीशन पढ़िए। कंडीशन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स कितने का है 160। तो भाई 1 kg एप्पल x रुपए का है तो 2 kg कितने हो जाएगा 2x। 1 kg ग्रेप्स कितने का है y रुपीज का, तो y इक्वल टू कितना हो जा रहा है टोटल 160। नहीं समझ में आया। अरे यार अगर मैं तुमसे कहूँ 10 रुपये किलो चीनी है, ठीक है, तो मुझे बताओ 5 किलो 10 रुपये पर केजी चीनी है। तो आप मुझे बताओ 5 किलो चीनी का दाम, तो क्या करते हो 10 रुपये गुणे 5 कर देते हो। तो अगर x रुपया किलो एप्पल है तो 2 किलो का एप्पल का दाम 2x। y रुपये किलो ग्रेप्स है तो 1 किलो ग्रेप्स का दाम y। ये पर केजी होता है, 1 kg मतलब पर केजी। तो ये आ गया 2x + y। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है आपसे कि आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। तो 4 किलो एप्पल का मतलब 4x और 2 किलो ग्रेप्स का मतलब 2y। कितना आ रहा है 300। यही था। हाँ बस अब आपको क्या करना है, सिंपली दो इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी 4x + 2y = 320।
तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो दोनों एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, तो फिर मैटर फंस जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। भाई इतना तेज क्यों भागता है। तो चलो इसको हम लोग कर देते हैं 6 kg, ठीक है। हम सपोज ले लेते हैं दूसरे कंडीशन में 6 kg एप्पल है। तो दूसरा कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इसको ये 4x की जगह इसको लिख देते हैं 6 kg, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम साइन है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल। तो 6x में से 4x गया, कितना बचा 2x, और 300 में से 320 गया, -20 आ गया। तो ये माइनस में आ रहा है, हालांकि दाम आपका कभी भी माइनस में नहीं आएगा। x की वैल्यू -10 आ रही है क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये मैटर करता है। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2 × -10 प्लस y इक्वल टू 160, तो ये आ जाएगा आपका -20 प्लस y इक्वल टू 160, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। बिकॉज वी हैव नॉट मतलब हमने सही वैल्यू नहीं क्वेश्चन में डाली है, इसलिए हमारे आंसर थोड़े से अजीब आ रहे हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, ये हमारा मैटर था। अब आ गया x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 180। तो अब आपसे क्वेश्चन में कितना पूछा जा रहा था, 3 kg एप्पल और 5 kg ग्रेप। तो 3x प्लस 5y की वैल्यू आपको बतानी है, तो 3 × -10 प्लस 5 × 160, तो ये आ जाएगा -30 प्लस 16 × 25 80 800, और ये आ जाएगा आपका 770। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये मैटर करता है कि आपको सोचना कैसे, आपको लिखना कैसे और आपको मानना कैसे। डन, क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक क्या था भाई, नंबर एंड डिजिट कॉन्सेप्ट। ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये हर बार आता है, और एनटीएससी में आपको इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको जब रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है। चलो अब हम लोग तीसरा सीखेंगे, नंबर या डिजिट बेस्ड। समझ में आ रहा है सबको, व्हाट प्रॉब्लम्स क्लियर हो रहे हैं सबके, बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम सीखने वाले हैं कि नंबर बेस्ड कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो आपको क्या करना है, दो नंबर मानने हैं, तो बस आसान है क्वेश्चन, लेट द नंबर बी x एंड y, और यहाँ पे मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, अपने से सपोज कर लेंगे कि x x में बड़ा है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, अगर बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, पहला इक्वेशन। दूसरा, वन नंबर इज 3 times द अदर, अगर x बड़ा है तो मतलब x ही होगा 3 times ऑफ y, x इक्वल टू 3y, क्लियर है। बस दो इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर दो, x की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 26, तो y इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 39। डन है, आसान था, समझ में आया। नंबर बेस्ड बहुत आसान होता है। चलो अब सिखाता हूं तुम लोगों को डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका डिजिट बेस्ड है, ठीक है। तो डिजिट्स कैसे मानते हैं, हालांकि मैं इसके पहले भी कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं समझाया हूँ, बट यहाँ पे फिर से समझाऊंगा, ठीक। तो डिजिट बेस्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके सामने है, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज, टू डिजिट नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें दो डिजिट आते हैं, ठीक है। तो 10 से लेकर 99 तक जितने नंबर होते हैं वो टू डिजिट नंबर होते हैं, ठीक। एज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the numbers। तो आप क्या करोगे ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई मैंने क्यों माना, अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, हालांकि मैं बता चुका हूं इसको। जैसे कोई टू डिजिट नंबर लेता हूं मैं 72, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया एक्स वाई भी तो मान सकते हैं, दोनों नंबर डिफर करेंगे, ये एक्स वाई में मान लेता हूं। तो यार देखो बेटा 72 एक नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 + 2, ठीक है। अगर आप सपोज 56 एक नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 + 6। अगर एक नंबर है 48, तो इसको लिख सकते हैं 40 + 8, क्लियर। ये नंबर क्या लिखा हुआ है 7 × 10 + 2, ये नंबर क्या लिखा हुआ है 5 × 10 + 6, ये नंबर क्या लिखा हुआ है 4 × 10 + 8। सब जगह आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि भैया एक तो 10 ये हर जगह आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे 10th डिजिट आ रहा है, और यहाँ पे प्लस में यूनिट डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 10th डिजिट आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है,
यहाँ पे टेंस डिजिट आ रहा है, यहाँ पे वाई यूनिट डिजिट आ रहा है। इट मीन्स ये 10 से तो टेंस डिजिट मल्टीप्लाई ही होगा, ये x और y क्या है, यहाँ पे डिजिट्स हैं। तो लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई एंड डिजिट्स आर x एंड y, डिजिट्स आर x एंड y, वेयर जहां पर y जो है वो यूनिट डिजिट है, y इज यूनिट डिजिट एंड x इज टेंस डिजिट। आप चाहे तो इसका ऑर्डर अपने से अलग मान सकते हैं, जैसे 10y प्लस एक्स मानना चाहे 10y प्लस एक्स मान लो, बट इस चीज को समझना है कि कोई भी बच्चा xy नहीं मान सकता है। क्यों नहीं मान सकता है भैया? अगर मैं कहूं कि xy तुम मान लिए और तुम्हारे आंसर आ रहा है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, तो क्या तुम्हारा आंसर 72 हो जाएगा? नहीं यार, x और y के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये xy एक वेरिएबल है, ये नंबर्स कांस्टेंट नहीं है। x और y वैल्यू चेंज होती है, तो ये x और y के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसलिए आप x और y नहीं मान सकते हैं। आई होप पुराने बच्चों को तो क्लियर होगा, बट नए वाले बच्चों को भी अब क्लियर हो गया होगा। डन है? चलो, तो इसके बाद जैसे ही आपने माना, अब उसके बाद सारी चीजों को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। तो यहां पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कितना है, 9। मतलब डिजिट्स कौन से हैं, कहोगे भैया हमारे डिजिट्स तो x और y है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या कह रहा है, ये 9 है। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो आपने नंबर माना है उसका 9 टाइम्स, जैसे 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, यही हमारा नंबर है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर बाई नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब है कि x की जगह पर अब y आ जाएगा और y की जगह पर x आ जाएगा। सपोज 72 है और मुझे इसका डिजिट रिवर्स करना है, तो आप क्या लिखोगे, 27। मतलब अब 7 की जगह 2, 2 की जगह पे 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिट कौन कौन से चेंज हो जाएंगे, x की जगह पर y और y की जगह पर x। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10y प्लस x। डन, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। आज के बाद आपको डिजिट वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 88x, ये हो जाएगा आपका 9y, उधर जाएगा तो 11y, ये 11 से कट जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 8 जाए 80 से 88, तो ये आ जाएगा 8x इक्वल टू y, सॉरी y। इतना प्यार से समझा रहा हूँ ना कि एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा, और बोर्ड्स के लिए भी काम दे रहा है ये, और आपके एनटीएससी के लिए भी। क्लियर? और जहाँ पे ट्रिक आएगा मैथ, बेसिक मैथ में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि y की वैल्यू आ गई 8x, तो हम x प्लस वाई की जगह क्या रख सकते हैं, 8x इक्वल टू 9। हम इस वाले इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्लियर है क्या सबको? x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 आई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 1। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 8। तो क्या नंबर 1 इंटू 8 होगा? नहीं भैया, नंबर हमने माना है 10x प्लस वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 8। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 8 दैट इज 18। यही आपका आंसर आएगा। क्या सबको क्लियर है? सबको समझ में आया? बढ़िया। तो ये आ जाएगा आंसर कितना, 18। अगर आपसे रिवर्सिंग डिजिट पूछा जाए तो वो क्या होगा, 81। आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिलाना चाहें, 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसको करेंगे तो 9। और अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करें, 18 9, और इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ रहा है देख लेते हैं भाई। 9 8 72, 7 कैरी, 9 का 9 7 16। ये कितना आ रहा है, 2 कम 2, 2 8 16। इट मीन्स आपने जो आंसर निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। क्लियर? डन यहाँ तक? चलिए, तो 20 मिनट में आपने 3-4 तरीकों के सवाल इसलिए प्रॉब्लम रिलेटेड समझ लिए, वर्ड प्रॉब्लम। एक और आज कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद बचे हुए 4-5 और बचे हुए टाइप वो कल पढ़ेंगे। डन? सबको क्लियर है? तो चलिए, इसके लिए मैंने आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रखा है। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको क्लियर होना चाहिए। एन ऊपर आता है, डी नीचे आता है। क्लियर है? तो ये चीज तो क्लियर है कि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। डन? अच्छा, तो अब क्वेश्चन को पढ़े। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है टू द डिनोमिनेटर है। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू द 1 टू द डिनोमिनेटर, वेट,
वेट ये डिनोमिनेटर नहीं लिखी, गलत लिख गया है, रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये ठीक है यहां तक। इफ it becomes, अच्छा it becomes, wait it becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है बेटा, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ये मानना है, x अपॉन वाई फ्रैक्शन मानना है, क्योंकि फ्रैक्शन आपको x अपॉन वाई के फॉर्म में ही मिलेगा। पहला काम क्या करेंगे, 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 टू द डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1, फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है 1। उसके बाद दोबारा कहता है कि अगर आप फ्रैक्शन में इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके पहले क्या किया गया था, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट टू द डिनोमिनेटर। वेट ये माइनस है, क्वेश्चन बार बार देखने में दिक्कत हो जा रही है। फिर उसके बाद क्या करें, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर आप y में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। अब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर दीजिए फटाफट। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस 1 -2 और ये हो जाएगा -x, और इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो अगर x की वैल्यू 3 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूना 6 -1 दैट इज 5, 5/6 आ रही है क्या, सॉरी 3/5 आ रही है क्या, यस। तो x बाई जो y होगा वो कितना होगा बेटा, 3/5। क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, बार बार मैसेज क्यों आ रहा है, ठीक है, किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको जितनी भी चीजें मैंने सिखाने की कोशिश की वो आपको समझ में आई होंगी। और अब आप क्या आपका अब काम क्या होगा, एनसीईआरटी में या फिर जो भी आपके पास बुक है वहां से आप वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कितने डन कर दिए, ये 4 डन कर दिए, और ये 4 अब हम कल पढ़ेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क वाले प्रॉब्लम, ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम, और साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। कल की क्लास में और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन, क्लास यहाँ तक सबको समझ में आई? अगर सबको समझ में आई तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, बाकी अपडेट के लिए सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी, रैंकर्स NTSC टेलीग्राम और रैंकर्स डाउट फॉर डाउट, ठीक है। डन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।